हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ कानूनी शब्दावली से परिचित कराने जा रही हूँ। हम सभी सुनते हैं कि उस व्यक्ति ने ये अपराध किया इसलिए उसको ये सजा मिली, और कई बार तो कुछ लोग ऐसे अपराध कर देते हैं जिनको पता ही नहीं रहता कि उन्होंने वो अपराध किया है। बाद में उनको पता चला कि अरे हाँ, ये जो मैंने काम किया वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो इसीलिए अपराध क्या होता है, अपराध के प्रकार क्या होते हैं, किसमें जेल होती है, किसमें हमें जमानत पे छोड़ दिया जाता है, इन सभी चीज़ों को जानना हर एक आम इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कानून ये समझता है कि लोगों को कानून का ज्ञान है, इसीलिए वो जो कृत्य करते हैं अगर वो गैर कानूनी होता है तो उसमें उनको ये माना जाता है कि उसने अपराध किया है। तो अपराध की परिभाषा क्या है? कोई भी ऐसा कृत्य जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार दंडनीय हो, अपराध की श्रेणी में आता है। यहाँ पे एक शब्द मैंने बोला, तत्समय प्रवृत्त, मतलब जो काम जब किया जा रहा है उस समय के में जो भी कानून लागू किया गया होगा उस कानून के तहत वो दंडनीय है या नहीं, यही हम लोगों को देखना है। कि इसीलिए इस शब्द को यूज किया गया है, तत्समय प्रवृत्त। इसीलिए जब किसी को सजा भी मिलती है तो उसने जब अपराध किया उस समय के प्रावधानों के अनुसार ही उसको दंड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई नाबालिग बच्चा जब अपराध करता है तो उसमें चूंकि वो 18 वर्ष से कम उम्र का रहता है तो उसमें दंड का प्रावधान हो गया, उसमें उसको बाल सुधार गृह में रखा जाता है, उसके लिए मतलब अलग प्रावधान होते हैं। तो अगर वो बच्चा फिर कल के डेट में जब बड़ा हो जाता है, मतलब 18 साल से ऊपर हो जाता है, 18 साल कंप्लीट कर लेता है, बालिग हो जाता है, तो जब उसका न्यायालय में विचारण किया जाएगा तो ये नहीं देखा जाएगा कि अभी वो 18 साल से ऊपर के मतलब उम्र का व्यक्ति है तो उसको उस हिसाब से दंड दिया जाए। उसमें ये देखा जाता है कि जब उसने वो काम किया, जब वो आपराधिक कृत्य उसने किया उस समय वो बालक था, इसलिए जब उसका विचारण किया जाएगा तो उसको वैसे ही कंसिडर करके उसमें उसका दंड का प्रावधान होता है। तो अपराध हमने देख लिया परिभाषा। अब अपराध के प्रकार क्या होता है? जैसे अपराध का दो अलग अलग प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार में हम लोग देखते हैं, जैसे एक होता है संज्ञेय अपराध और एक होता है असंज्ञेय अपराध। अब संज्ञेय अपराध क्या होता है? कई बार लोगों को क्या लगता है कि जैसे वो पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस तत्काल उसमें एफआईआर दर्ज करेगी और जिसके खिलाफ उन्होंने बोला है उसको अरेस्ट कर लेगी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले वो पुलिस के पास ही जाता है। तो यहाँ पे ये देखना है कि हर अपराध क्या है, संज्ञेय अपराध नहीं होता। कुछ अपराध संज्ञेय होते हैं, कुछ असंज्ञेय होते हैं। तो संज्ञेय अपराध वो अपराध होता है जिसमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। क्या कर सकते हैं? बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन असंज्ञेय अपराध ऐसा होता है जिसमें हमें न्यायालय से वारंट पर, मतलब वारंट पर ही गिरफ्तारी की जाती है। किसी ने अगर असंज्ञेय अपराध किया है तो पुलिस उसको ऐसे ही जाके गिरफ्तार नहीं करती। और ये भी देखा जाता है कि जब संज्ञेय अपराध होता है और हम किस पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो संज्ञेय अपराध में क्या किया जाता है? एफआईआर दर्ज किया जाता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना पत्र, है ना। तो हमें कई बार ये शिकायत भी रहती है कि हम पुलिस के पास गए लेकिन पुलिस ने हमारा एफआईआर नहीं लिखा। तो रीजन उसका वही है कि हम ऐसे मामलों को लेके जाते हैं जो संज्ञेय न होके असंज्ञेय होते हैं। तो संज्ञेय मामलों में पुलिस क्या करती है? एफआईआर लिखती है, और असंज्ञेय मामलों में फैना देखती है। फैमाइश नालिश भी बोला जाता है, और व्यक्ति को बोला जाता है, जो भी प्रार्थी आया रहता है, कि आप जाके अदालत या न्यायालय के शरण में जाएं। जैसे जो भी मामला होगा, अगर पारिवारिक वाला मामला है तो परिवार परामर्श केंद्र भेजा जाता है, जमीन संबंधी मामला है तो सिविल कोर्ट भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से संज्ञेय और असंज्ञेय ये दो मामले होते हैं। तो हमें इस चीज में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और संज्ञेय अपराध में कौन कौन से अपराध आते हैं
मैं अभी कानून से रिलेटेड ही बहुत सारे वीडियोस बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको धीरे धीरे करके सभी अपराधों के बारे में बताऊंगी। और मेनली जैसे आप सभी को पता है कि हम बोलते हैं कि किसी ने किसी का बलात्कार किया तो उसमें आईपीसी की धारा 376 का सेक्शन लगता है, और बलात्कार की जो परिभाषा वो आईपीसी की धारा 375 में है। तो उसमें आप जब देखेंगे ना तो 376 में वो होता है संज्ञेय अपराध, इसलिए उसमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार करती है, एफआईआर लिखती है। 302 जैसे होता है तो उसमें भी यही होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, पति पत्नी के मामले जाते हैं जिसमें सिर्फ कुछ ऐसा रहता है कि पति पत्नी के बीच में बहस होती रहती है, तो पत्नी उसके पास नहीं रहना चाहती, बोलती है कि नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहना है, तो आप मुझे इससे मतलब इसके खिलाफ एफआईआर लिखो, इसको जेल में भरो, इस तरह से बोलती है। लेकिन चूंकि वो पति पत्नी का आपस का मामला होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसको परिवार परामर्श केंद्र भेजा जाता है, वो संज्ञेय मामले हो जाते हैं और पुलिस फैना देती है। जमीन संबंधी भाई भाई के बीच में अगर विवाद होता है कि हम जमीन उसको भी चाहिए उसको चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, पुलिस के पास आते हैं कि आप बंटवारा कर दो, तो पुलिस वो काम नहीं करती है। तो पुलिस क्या करती है ऐसे केसेस में, उसमें उनको फरमाइश नोटिस देती है और उनको न्यायालय की शरण में जाने बोलती है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे सीआरपीसी के तहत अगर हम लोग देखेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता, तो संज्ञेय अपराध के बारे में सीआरपीसी की धारा 154 में दिया गया है, और असंज्ञेय अपराध के बारे में सीआरपीसी की धारा 155 में दिया गया है। इसलिए अगर आप एफआईआर दर्ज करेंगे तो उसमें देखिएगा एफआईआर की प्रति में ऊपर में दिया रहता है सीआरपीसी धारा 154। ठीक है, तो ये हो गया संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध, मतलब किसमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और किसमें गिरफ्तार नहीं कर सकती है, उसी के बारे में है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कौन से अपराध में पुलिस गिरफ्तार करती है तो तुरंत जमानत पे छोड़ देती है, और किसमें तुरंत जमानत पे नहीं छोड़ती है। तो इस दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो उसमें भी अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जमानती अपराध और दूसरे होते हैं अजमानती अपराध। इसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेलेबल ऑफेंस, और ये होते हैं नॉन बेलेबल। अब ऐसे अपराध जिसमें पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो तुरंत उसको जमानतनामा और मुचलकानामा पे छोड़ देती है, वो होते हैं जमानती अपराध। इसमें जमानतनामा और मुचलकानामा, ये दो चीजें भराया जाता है। इसमें मैं आपको बताऊंगी भी कि जमानतनामा किसे बोलते हैं और मुचलकानामा किसे बोलते हैं। और अजमानती अपराध में क्या होता है कि हम लोग रिमांड लेते हैं कोर्ट से, या फिर जब भी मतलब पुलिस के पास ऐसा कोई अपराध मतलब ऐसी कोई अपराध दर्ज किया जाता है कि जो अजमानती प्रकृति का हो, तो उसमें क्या करती है पुलिस, उस अपराधी व्यक्ति को, आरोपी को कोर्ट के सामने पेश करती है। फिर उसमें न्यायालय के ऊपर रहता है कि वो उसको या तो जमानत वहीं पे भरा कर छोड़ दे, या फिर उसमें उसको रिमांड पे जेल भेज दे, या पुलिस के पास ही रखे। इसमें अजमानती अपराध में क्या किया जाता है, रिमांड लिया जाता है। रिमांड भी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यायिक, दूसरा होता है पुलिस रिमांड, और तीसरा होता है ट्रांजिट रिमांड। मैं रिमांड पर ही एक अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इसका थोड़ा सा विस्तृत है, इसको डिटेल से बताऊंगी तभी आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए इतने ही कि 3 प्रकार के रिमांड होते हैं। न्यायिक रिमांड में जेल भेज देते हैं, और पुलिस रिमांड में पुलिस अपने पास अपनी कस्टडी में रखती है, और ट्रांजिट रिमांड जब एक जुडिशियल मतलब जगह से दूसरे जगह लेके जाया जाता है तो उस समय ट्रांजिट रिमांड किया जाता है। जमानतनामा क्या होता है, जैसे एक अपराध आरोपी है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर उसके जो रिश्तेदार आएंगे वो बोलेंगे कि नहीं, हम आप इसे जमानत पे छोड़ दो,
तो पुलिस बोलती है कि ठीक है, आप गारंटी लेते हो क्या कि जब इसको प्रस्तुत होने के लिए बोला जाएगा कोर्ट में या हमारे समक्ष किसी आगे की विवेचना कार्रवाई में, तो वो हमारे सामने उपस्थित होगा। तो उसके लिए उनके रिलेटिव्स या कोई दूसरा व्यक्ति वो क्या करते हैं, वो जमानतनामा एक बंद पत्र भरता है, 5,000 का या अलग अलग राशि का रहता है। और मुचलकानामा क्या होता है, इसमें जो आरोपी व्यक्ति रहता है वो स्वयं खुद से लिखता है कि मैं इस फलाना फलाना तारीख को जब भी आपके द्वारा, मतलब जिस तारीख को आपके द्वारा जब भी बुलाया जाएगा मैं प्रस्तुत होऊंगा, उसके लिए बंद पत्र। तो ये स्वयं आरोपी के द्वारा भरा जाता है मुचलकानामा, और जमानतनामा जो होता है वो उसके किसी रिश्तेदार के द्वारा, रिश्तेदार या कोई भी अदर पर्सन के द्वारा। तो ये होता है अपराध की मुख्य श्रेणियां। अब धीरे धीरे जो भी मुख्य अपराध होते हैं, जो गंभीर अपराध है, मैं उसके बारे में बताऊंगी। हाँ, इसमें एक और भी आता है कि एक सामान्य अपराध होता है और एक गंभीर अपराध, ये 2 श्रेणियां भी होती हैं। तो जिसमें सजा कम होती है, जो नॉर्मल रहता है, वो सामान्य अपराध में आ जाता है। गंभीर अपराध मतलब जिसको थोड़ा सा सीरियस लिया जाता है, जैसे मर्डर, रेप, इस टाइप के जो अपराध होते हैं वो गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। आईपीसी के द्वारा, आईपीसी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 511 सेक्शन होते हैं, और सीआरपीसी की अगर आप बात करें तो उसमें 484 सेक्शंस होते हैं। तो मैं आप लोगों को सभी धाराओं के बारे में, जो जो मुख्य धाराएं हैं उनके बारे में जरूर बताऊंगी। ये जो आम व्यक्ति हैं उनके लिए तो जरूरी है ही, साथ ही उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है आज का ये वीडियो जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसकी मेंस के सिलेबस में अभी लॉ को भी ऐड कर दिया गया है। तो आप लोग अगर इन कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा जब आप मेंस की तैयारी करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा, और लॉ से रिलेटेड आपको जिस भी टॉपिक पे कोई दिक्कत हो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। कई लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई मैं करती हूँ, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई अगर मैं नहीं कर पाती तो उसको बाद में ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी। तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।